बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? ठीक हैं जी। तो आज हम जिस चैप्टर की रीकैप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम से पहले हमने मुख्तलिफ चैप्टर्स को रीकैप करना है, रिपीट करना है, क्योंकि रेपिटिशन से ही रिटेंशन होती है। जब तक आप किसी इंफॉर्मेशन को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी याददाश्त का, आपके कॉन्सेप्ट का और आपके विजन का हिस्सा नहीं बनेगा। सो रिपीट करते हैं। आज जिन टॉपिक्स को या जिस चैप्टर को हम रिपीट करेंगे वो उसका जो उन्वान है बेटा वो है एटम्स, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड। इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है बेटा? अगर आप गौर से देखेंगे इन चारों चीज़ों को, एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो आप गौर से देखें ये सारी की सारी चीज़ें मादी हैं। क्या हैं? मादी हैं, मटेरियल थिंग्स हैं। क्या हैं? मादी चीज़ें हैं, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो मादे से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? मादे से। जी, मादे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइंस में मैटर। क्या कहेंगे? METTER, मैटर। तो ये तमाम की तमाम चीजें मैटर से बनी हैं। ठीक है? अब हमें देखना है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मादा क्या होता है? तो मादे की डेफिनेशन आपने साइंटिफिक याद रखनी है बेटा कि हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मादा या मैटर कहते हैं। मादा या मैटर कहते हैं। ठीक है बेटा? अब मादा या मैटर जो है, जब वो किसी जगह को घेरता है और वजन भी रखता है तो वो बना हुआ किस चीज से? हर चीज के बनने में कोई बेसिक यूनिट तो होती है। जैसे दीवार के बनने में ईंट उसकी बेसिक यूनिट है। दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से। ईंट उसकी यूनिट है। अब मादा भी एक चीज है, तो वो किससे बना हुआ है? उसका वो छोटे से छोटा यूनिट जो अपनी खुसूसियात बरकरार रखता है, जो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखता है, वो छोटे से छोटा मादे का यूनिट जो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखता है उसको बेटा कहते हैं एटम। उसको क्या कहते हैं? एटम मादे का वो छोटे से, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी। नंबर 1, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। ये सबसे छोटा हिस्सा है जो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखता है। फर्ज करें अगर हम लोहे में से एक एटम निकालें तो वो लोहे का एटम लोहा ही है। लोहे का एटम क्या है? लेकिन अगर हम उस एटम को तोड़ देंगे, लोहे के एटम को, तो उसमें से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब अगर हम किसी भी एटम को तोड़ें तो उन सब में यही चीजें निकलेंगी। सब में, यानी हम सोने का एटम तोड़े उसमें से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे। लोहे को तोड़े उसमें से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब है कि एटम से मजीद छोटा अगर किसी चीज को करेंगे तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, लोहा लोहा, सोना सोना। इसीलिए एटम की फॉर्म में जब तक कोई मादा रहता है तो वो अपनी खुसूसियात का इजहार करता है। सोना सोना रहेगा, लोहा लोहा। बात समझ आ गई है? मादे का सबसे छोटा जरा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि ये अपनी खुसूसियात छोड़ दे, क्योंकि हम इससे छोटा करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन जाएगा, जो कि सब में है, जो कि सब में है। तो एटम की डेफिनेशन 2 चीजों पर। नंबर 1, छोटे से छोटा है लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इससे छोटा करेंगे तो सोना सोना नहीं रहेगा, लोहा लोहा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहाँ तक रहेंगे? एटम तक। एटम वो छोटे से छोटा किसी भी मादे का जरा है जो उस मादे की खुसूसियात को जाहिर करता है। मादे की खुसूसियात को जाहिर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम। और जो बेटा एटम होता है, अगर हम एटम को देखें तो इस दुनिया के अंदर आ जाए, खामोशी से लाइन में आ जाए, खामोशी से लाइन में आ जाए। हमने पढ़ लिया है एटम, मादे का छोटे से छोटा जरा जो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखता है, एटम कहलाता है। मादे का छोटे से छोटा जरा जो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखता है क्या कहलाता है? एटम। ये बेटा एटम का तस्वर जो है ये डेमोक्रिटस ने, यूनानी फिलोसोफर था, उसने दिया था। उसने उस वक्त, हालांकि हम एटम को जानते भी नहीं थे, लफ्ज एटम डेमोक्रिटस ने दिया था।
उसने कहा जब हम चीज़ों को तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं, दो में डिवाइड करते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक जगह डिवीजन की ऐसी आ जाएगी कि हम मादे को मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकेंगे। उस नाकाबिले तकसीम ज़रे का नाम उसने रखा था एटम। क्या रखा था? एटम। जी बेटा, अभी तक हमने दुनिया में देखा है कि दुनिया के अंदर 109 किस्म के डिफरेंट एटम हैं। 109 किस्म के डिफरेंट एटम है। अब मैंने जैसे कहा कि लोहे का एटम लोहा ही है, सोने का एटम सोना ही है, तो अगर 109 किस्म के एटम मैं कह रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया में 109 किस्म के एलिमेंट्स हैं। 109 किस्म के एलिमेंट हैं। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट या आंसर, बेटा एलिमेंट मादे का एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर तमाम एटम एक जैसे होते हैं। तमाम एटम एक ही एलिमेंट के होते हैं। मसलन आप आयरन अगर लेंगे, लोहा लेंगे, तो लोहे के अंदर तमाम एटम किसके हैं? लोहे के हैं। जी मैं रिकॉर्डिंग कर, तमाम एटम किसके हैं? लोहे के हैं। सोने के अंदर तमाम एटम सोने के हैं। तो इस तरह जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, इस तरह के दुनिया के अंदर 109 एलिमेंट्स हैं। 100। और एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट एक ऐसा मादा है जिसके अंदर तमाम एटम एक ही किस्म के, तमाम एटम यानी लोहे में सारे लोहे के, चांदी में सारे चांदी के, तांबे में सारे तांबे के हों तो हम उनको एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इस तरह के दुनिया में 109 एलिमेंट्स हैं। इनमें से 92 कितने? 92 नेचुरल है। क्या है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये है पहले से कुदरती तौर पर हमारे माहौल में मौजूद थे, हमारे माहौल में मौजूद थे। बाकी जो 17 है, कितने बनेंगे? 109 और 8 17। बाकी जो 17 है, ये 17 आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, इंसान ने बनाए। क्या किया है? इंसान ने बनाए हैं। तो आपने अब एलिमेंट की डेफिनेशन भी याद रखनी है कि एलिमेंट मादे का वो किस्म है जिसके अंदर तमाम एटम एक जैसे होते हैं। तमाम एटम एक जैसे। दुनिया में 109 एलिमेंट्स हैं, 109 किस्म के एटम्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। अब हम चलते हैं एलिमेंट से, एटम से आगे कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स किमियाई तौर पे आपस में जुड़ जाएं, किमियाई तौर पे आपस में जुड़ जाएं और उनके अंदर एक किमियाई तब्दीली वाक़या हो, तो उसके नतीजे में जो नई चीज बनती है उसको कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 यानी 3, 4, 5 मुख्तलिफ किस्म के या एक जैसे, मुख्तलिफ किस्म के या एक जैसे एटम्स आपस में जुड़ जाए कीमियाई तौर पे, तो वो मॉलिक्यूल बना देते। वो क्या बना देते हैं? मसलन एक ये ऑक्सीजन का एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बनाएगा O2। ये O2 जो है ये एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में जुड़ जाए, कितने एटम आपस में जुड़ जाए? 3 एटम जुड़ जाए, तो ये ओजोन है। तो ये क्या है? O3। ये एक और मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन वो है जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारे इर्द मौजूद है। ओजोन क्या है? आसमान पे ये जो नीला रंग है ये ओजोन की वजह से। ओजोन भी एक गैस है जो ऑक्सीजन से ही बनती है। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम मिले तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहलाएगा, लेकिन अगर 3 एटम मिल जाएंगे ऑक्सीजन के तो वो एक और किस्म का मॉलिक्यूल बनेगा जिसको ओजोन कहते हैं। समझ आ रही है? अब देखें वाटर, पानी को अगर हम देखें तो पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। एक किसका होता है? H2O वाटर का फार्मूला है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं। तो मैंने क्या डिफाइन किया है कि मॉलिक्यूल मादे का एक ऐसा
एक ऐसी टाइप है कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम एक जैसे या मुख्तलिफ आपस में कीमियाई तौर पर जुड़ के जो चीज बनाते हैं उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? याद रहेगी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी जी। अब जब मादा इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेता है, मॉलिक्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, एटॉमिक फॉर्म से अगली फॉर्म में चला जाता है, तो हम उस मादे को कहते हैं कंपाउंड। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कितने थे? 109। दुनिया में एलिमेंट्स कितने हैं? 109। कंपाउंड कितनी किस्म के हो सकते हैं? बहुत ज्यादा, लातादाद। कंपाउंड कितने हो सकते हैं? क्योंकि इन्हीं 109 एटम्स को हम मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ रेशो से जोड़ते जाएं और कायनात में जुड़े हुए हैं और उनसे लातादाद किस्म के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लातादाद किस्म के कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, ठीक है, चीनी है, पेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जनाब अली क्लोरोफिल है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स है ना। तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स से चीजें बनती हैं। समझ आ रही मेरी बात की? तो अब कंपाउंड का जो छोटे से छोटा जरा होता है उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड का, हमने एलिमेंट के छोटे से छोटे जरे को क्या कहा था? एटम। एलिमेंट के छोटे से छोटे जरे को क्या कहा था? एटम। और हम कंपाउंड के छोटे से छोटे जरे को क्या कहेंगे? जो कंपाउंड की खुसूसियात को बरकरार रखेगा उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का कंपाउंड भी है। जब काफी सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन का कंपाउंड। लेकिन अगर हम एक जरे को उठा लेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल है। तो वो क्या है? एक मॉलिक्यूल। समझ आ रही है? जैसे एटम एक जरा है और बहुत सारे एक जैसे एटम मिल जाए तो एलिमेंट है। तो क्या है? एलिमेंट है। मॉलिक्यूल एक किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम एक जगह इकट्ठे करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे? अब बात समझ आ गई है? एटम का ताल्लुक एलिमेंट से है। एटम का ताल्लुक किससे है? खालिस फॉर्म में। अगर सिर्फ एक किस्म का एटम हो तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। अगर मुख्तलिफ किस्म के दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कीमियाई तौर पे जुड़ जाएं तो हम इसको कंपाउंड कहेंगे और उस एक जरे को मॉलिक्यूल कहेंगे। बात समझ आ गई है? ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। हमने इसमें से एटम पढ़ लिया, मेटल पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर। अब हम क्या पढ़ते हैं? मिक्सचर। मैंने आपसे बताया कि जब दो या दो से ज्यादा एटम या कोई भी दो चीजें आपस में कीमियाई तौर पर मिले, उनसे कोई नई चीज बन जाए तो कीमियाई तब्दीली वाक़या हो तो कंपाउंड बनता है। तो क्या बनता है? लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा एक जैसी या मुख्तलिफ चीजें आपस में मिले लेकिन उनमें कोई कीमियाई तब्दीली ना पैदा हो तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। फर्ज करें मैं सैंड यानी रेत और साल्ट यानी नमक को मिक्स कर देता हूं तो ये क्या बनेगा? मिक्सचर। क्या बनेगा? मिक्सचर। यानी नमक और रेत का मिक्सचर बन जाएगा। अब इसके जरिए ये जो चीजें मिक्सचर बना है इसके हम अज्जा को आसानी से अलग कर सकते हैं। अज्जा को, नमक को रेत से आसानी से अलग भी कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की? हम उसमें डालेंगे पानी, पानी में नमक हल हो जाएगा, रेत हल नहीं होगी। उस पानी को खुश करेंगे तो नमक साइड पे निकल आएगा। बात समझ आ गई है? लेकिन कंपाउंड के अज्जा को अलग करना मुश्किल होता है। कंपाउंड के अज्जा को अलग करना, मिक्सचर के अज्जा को अलग करना आसान है। इसी तरह मैं अगर सलाद देखें, सलाद भी एक मिक्सचर है। सलाद क्या है? मिक्सचर है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? सलाद। और उन चीज़ों को उठाया जा सकता है ना अलग अलग। गाजर अलग नजर आ जाएगी, टमाटर अलग नजर आ जाएंगे, बाकी सब्जियां अलग अलग हो जाती है ना ऐसे। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं मिक्सचर। जब चीज़ें आपस में इस तरह मिले कि उनमें कोई कीमियाई तब्दीली वाक़या ना हो तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। लेकिन अगर दो चीज़ें आपस में, दो मादे आपस में ऐसे मिले कि उनमें कोई कीमियाई तब्दीली भी वाक़या हो तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है बेटा। और कंपाउंड की जो छोटे छोटे यूनिट है उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। एलिमेंट के छोटे से छोटे जरे को एटम कहेंगे। ठीक है बेटा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
और आगे चलने के लिए हम देखेंगे कि अगर हम गौर से देखें, हमने जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पढ़े हैं उनके अंदर या एलिमेंट्स को हमने जो पढ़ा है, जिनके अंदर हमने कहा है कि दुनिया में 109 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 109 किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। अब एटम जो है, मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड, ये सारे मादे की किस्में हैं। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट्स हैं, मैटर की तबई हालतें कितनी हैं, मादे की कितनी तबई हालतें हैं? जी आप बताएं, कौन कौन सी? वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। मादे के ज़रात एक दूसरे के करीब भी होते हैं, थोड़े से दूर भी होते हैं और ज़्यादा दूर भी होते हैं। जब मादे के ज़रात बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हों और जुड़े हुए हों तो ऐसी चीज़ को कहते हैं सॉलिड, ठोस। क्या कहते हैं? ठोस चीज़ों की खास शक्ल होती है और ख़ास वॉल्यूम होता है। खास शक्ल भी होती है और ख़ास वॉल्यूम भी होता है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो है लिक्विड। वो क्या है? लिक्विड। लिक्विड के ज़रा ठोस से एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए लिक्विड की कोई खास शक्ल नहीं होती। आप उसको जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी की शक्ल ले लेते हैं। ऐसे ही है ना, पानी को आप जिस बर्तन में डालेंगे, जिस शक्ल का वो बर्तन है, पानी उसी शक्ल को ले लेगा। ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये है कि पानी के ज़रात एक दूसरे से दूर है, लिक्विड के ज़रात एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए वो जिस शक्ल में डालें उसी शक्ल में अपने आप को बदल लेते हैं। ऐसे ही है ना, ठीक है। और दूसरा ये है कि तीसरी जो किस्म है वो है गैस। वो क्या है? हाँ सॉरी, जैसे मैंने ठोस में कहा था ना कि ठोस का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और उसकी शेप भी फिक्स होती है। उसका वॉल्यूम भी फिक्स है और उसकी शक्ल भी फिक्स है। लेकिन माया में अगर हम देखेंगे, लिक्विड में देखेंगे तो उसका वॉल्यूम फिक्स है। लीटर दूध लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको बोतल में डाल दें, जग में डाल दें, गिलास में डाल दें, तो वो लीटर लीटर ही रहेगा। उसकी शक्लें तब्दील होती जाएगी। ऐसे ही है ना, वो जिस बर्तन में डालेंगे उसकी शक्ल रहेगा, लेकिन ठोस जो उसकी शक्ल है वो उसी शक्ल में रहेगा। ऐसे ही है ना, यानी ठोस में शक्ल भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, लेकिन लिक्विड के अंदर वॉल्यूम फिक्स है, शक्ल फिक्स नहीं है। अगर हम गैसों में देखेंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा दूर होते हैं। क्या होते हैं? और ज्यादा दूर होते हैं। इसलिए गैस की ना वॉल्यूम फिक्स है ना शक्ल फिक्स है। अब जिस बर्तन में डालेंगे उस पूरे बर्तन को भर देगा, उस पूरे बर्तन को। मसलन एक सिलेंडर है, उसमें 10 किलो गैस आ सकती है, 10 केजी गैस आ सकती है। हम उसमें 1 केजी डालते हैं तो पूरे सिलेंडर को वो भी भर देगा। समझ आ रही है? पूरे सिलेंडर में वो मौजूद होगी। तो ना गैस की ना शक्ल होती है और ना ही प्रॉपर फिक्स वॉल्यूम होता है, तब्दील हो सकता है जी। उससे आगे हम चलते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को देखें, एटम्स को देखें, जो हमने पढ़ा है कि 109 किस्म के दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं, हमने इनको ठोस, माया और गैस में भी तब्दील किया। कहाँ कितने ग्रुप में तकसीम किया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे हम इनको 3 ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर हम इनको एक और तरतीब में भी तकसीम कर सकते हैं, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी धातें और गैर धातें। क्योंकि बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर हम उनको दबाएं, उनको कूटें तो उससे पतरी भी बन सकती है, तार भी बन सकती है, फ्लेक्सिबल भी बन। स्प्रिंग होता है ना फ्लेक्सिबल, तो ऐसी जो चीजें हैं और उनके अंदर चमक भी होती है, रगड़े तो उनके अंदर चमक भी होती है। नंबर 2 ये होता है कि उनमें से करंट गुजारे तो करंट भी गुजर जाता है। नंबर 3 ये है कि उनमें से हरारत भी गुजर जाती है। तो ऐसी चीजों को कहते हैं मेटल, धातें। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? धातें। और जो चीजें ये खुसूसियात नहीं रखती, उनसे तार नहीं बनती, बल्कि उनको अगर खींचे तो वो टूट जाती हैं, उनसे शीट्स नहीं बनती जिस तरह धातु की बनती हैं, उनमें चमक इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ऐसी चीजों को कहते हैं नॉन मेटल। ऐसी चीजों को क्या कहेंगे? ठीक है। अब जो गैस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में है, ये तो नॉन मेटल है।
ये तो कंफर्म नॉन मेटल्स है, जितने भी गैस फॉर्म में हैं या लिक्विड फॉर्म में हैं ये मेटल्स नहीं है, सिवाय एक के, मरकरी, MERCURRY, मरकरी यानी कि पारा। पारा एक ऐसी धात है जो लिक्विड फॉर्म में, पारा एक ऐसी धात है जो माया में है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये आपने याद रखना है, ये सवाल आ सकता है आपके पेपर में कि आप ये बताएं वो कौन सी धात है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो आप क्या जवाब देंगे, मरकरी, पारा। इसकी अलामत क्या है, Hg। क्या है इसकी अलामत, H बड़ा और G छोटा। Hg जो है ये लिक्विड मेटल है, ये कौन सी मेटल है, बाकी तमाम मेटल जो है वो ठोस है। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जो सॉलिड है, सॉलिड को हम मेटल्स और ऐसे सॉलिड जो के जिनमें मेटल की खुशबू नहीं है उनको नॉन मेटल से भी, और सिवाय मरकरी के तमाम लिक्विड जो है वो नॉन मेटल्स हैं और गैसें भी नॉन मेटल। ठीक है बेटा? अच्छा जी, फिर जो हमने दोबारा चलते हैं वापस मिक्सचर, मॉलिक्यूल और एटम पे, मॉलिक्यूल और एटम पे और मिक्सचर पे। हमने पढ़ा है कि कंपाउंड जो है उसके अज्जा को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन मिक्सचर के अज्जा को हम अलग कर सकते हैं, मिक्सचर के अज्जा को हम अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर के अज्जा को अलग करने के लिए आज हम सिर्फ 3 तरीके पढ़ेंगे। कितने तरीके पढ़ेंगे? 3 तरीके पढ़ेंगे। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 1 फिल्ट्रेशन। ये कौन सा तरीका है, ये क्या है, टेक्निक्स या मेथड लिखने, क्या लिखने, मेथड यानी तरीके, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग ऑफ contents ऑफ ए मिक्सचर। आप एक मिक्सचर के अज्जा को कौन कौन से तरीकों से अलग करेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंटेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। किसी मिक्सचर के अज्जा को अलग करने के कितने तरीके हम पढ़ेंगे, 3। नंबर 1 है फिल्ट्रेशन। नंबर 1 क्या है, फिल्ट्रेशन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं रेत और नमक को मिक्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब उसमें मैं पानी डाल दूं तो नमक पानी में हल हो जाएगा, उस पानी को मैं निचोड़ लूं तो उस पानी को अलग खुश कर लूं तो निचोड़ने से नमक अलग हो गया ना, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसको क्या कहते हैं, ये उस वक्त होता है कि जब हल होने वाली और ना हल होने वाली चीजें आपस में मिक्स हो जाएं, तो जो हल होने वाली हैं उसको हम किसी लिक्विड में हल करेंगे और जो ना हल होने वाली है वो हल ही नहीं होगी, तो अलग होगी ना, चीजें सेपरेट हो गई ना मिक्सचर की चीजें। अच्छा, दूसरा जो तरीका है बेटा वो है आपकी बुक में सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन। ये ऐसा तरीका है जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल पे यूज किया जाता है जो सब्लिमेट करते हैं। और सब्लिमेट होना क्या है कि जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो चीज डायरेक्टली ठोस में, गैस में बदल जाती है। वो चीज डायरेक्टली किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। और वो जब गैस ठंडी होती है तो दोबारा ठोस में बदल जाती है दोबारा। जी बेटा, हम पढ़ रहे थे सब्लिमेशन। हम क्या पढ़ रहे थे, सब्लिमेशन। पहला हमने तरीका पढ़ा है मिक्सचर के अज्जा को अलग करने का तरीका है वो है फिल्ट्रेशन। पहला तरीका क्या है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो हल होने वाली चीजें हैं वो लिक्विड में हल हो जाती हैं, जो ना हल होने वाली चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं। ऐसे ही है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। ठीक है। दूसरा तरीका हमने पढ़ा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन सा तरीका है, सब्लिमेट होना क्या है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मादे हैं, अगर हम उनको गर्म करें तो वो गैस में बदल जाते हैं, गैस को ठंडा करें तो दोबारा ठोस में बदल जाते हैं। इनमें नौशादर है, क्या है, नौशादर है और काफूर है। नौशादर है और काफूर है। अगर आप उनको गर्म तो ऐसी कंडीशन, सब्लिमेशन कौन सा तरीका है, सब्लिमेशन एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो गैस में बदल जाता है और गैस से फिर ठोस में आ जाता है। इस तरीके को सब्लिमेशन कहते हैं। ये नौशादर और काफूर के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा। अब जो चौथा तरीका आपकी बुक में है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या है, पेपर
ग्राफी, ठीक है बेटा। तो पेपर क्रोमैटो, पेपर का मतलब पेपर है, ठीक है, छोड़ो। पेपर क्रोमैटोग्राफी बेटा एक ऐसा तरीका है जिसमें हम मुख्तलिफ रंगों के मिक्सचर को अलग करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी इंक्स हैं या पेंट्स हैं वो एक रंग का मिक्सचर नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ रंगों का। अब आपकी जो इंक भी है ये मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर होता है। तो जब हम किसी इंक में से, किसी पेंट में से, किसी कलर में से कि वो कौन कौन से मुख्तलिफ रंगों के मिलाने से बना है, जब हम उसके अज्जा को अलग करते हैं तो इसको पेपर क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर एक खास पेपर को उस पेंट के अंदर या कलर के अंदर डबो दिया जाता है। तो हर कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पेपर के अंदर चढ़ना रफ्तार मुख्तलिफ होती है, उनकी रफ्तार मुख्तलिफ होती है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं रंगों के वो सबसे ज्यादा तेजी से चढ़ते हैं, टॉप पे आ जाते हैं, समझ आ रही है, ज्यादा दूर जाते हैं। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो पेपर में से आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो जब ये बड़े और छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ रंग अलग हो जाएंगे, मुख्तलिफ। तो रंग भी क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर के अज्जा को जो कलर फॉर्म में हो, जो मुख्तलिफ रंगों को मिक्स करके बनाया जाए, तो उनके मुख्तलिफ रंगों को सेपरेट करने का तरीका क्या है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी। जो तेजी से चलने वाले रंग हैं वो तेजी से ऊपर आ जाएंगे, जो उससे स्लो चलेंगे वो उससे नीचे आ जाएंगे, जो उससे स्लो चलेंगे उससे नीचे आ जाएंगे। फर्ज करें कि ये एक इंक है, फर्ज करें कि ये एक इंक है जिसके अंदर 3 रंग है, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ रंग हमने। अब इस पिक्चर के अंदर हम एक पेपर क्रोमैटोग्राफी के लिए टिश्यू पेपर की तरह का एक पेपर होता है, वो अगर हम लटका देंगे तो ये जो और यहाँ पे उस कलर का डॉट लगा देंगे और नीचे पानी या कोई लिक्विड लगा देंगे, तो इसके अंदर जितने भी रंग हैं, तो फर्ज करें वो रेड है, रेड यहाँ तक जाएगा, ब्लू यहाँ तक जाएगा, और जो ऑरेंज है वो मजीद ऊपर चला जाएगा। तो इस इंक में 3 रंग थे, रेड यहाँ तक रह जाएगा, ऑरेंज यहाँ तक और ब्लू ऊपर तक चला जाएगा। तो ये सेपरेट हो जाएंगे, कलर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। अब जो रेड के जो हैं मॉलिक्यूल्स वो बड़े हैं, वो क्या है, इसलिए इन्होंने ज्यादा सफर तय नहीं किया। फर्स्ट डे पेपर में क्या हो गया, उनको रुकावट ज्यादा आई, कागज के रेशों से गुजरते हुए उनको रुकावट ज्यादा आई, तो वो पीछे रह गए। दूसरे नंबर पे जो ऊपर गए वो ऑरेंज है। ऑरेंज के जो मॉलिक्यूल्स थे पेंट के या कलर के वो थोड़े छोटे थे और उन्होंने सफर ज्यादा तय किया, उन्होंने सफर ज्यादा। जबकि ब्लू कलर के जो थे वो सबसे टॉप पे उनकी पट्टी बन गई। इसका मतलब है कि वो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स वाले थे, तेजी से दौड़ने वाले थे, समझ आ रही है, वो आसानी से आगे निकल गए। तो इस तरह 3 रंग अलग हो गए ना, मिक्सचर के अज्जा अलग हो गए ना। तो ये है बेटा मिक्सचर के अज्जा को 3 तरह के तरीकों से आपकी बुक में सेपरेट करने का लिखा गया है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सब्लिमेशन एंड नंबर 3 पेपर क्रोमैटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये कुछ रीकैप था उस चैप्टर का जिस चैप्टर का नाम है एटम मॉलिक्यूल मिक्सचर एंड कंपाउंड। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी नेक्स्ट चैप्टर को रिपीट करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्हीं चीजों के बारे में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चनर लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, छोटा सा क्विज लिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मंडे वाले दिन इसको अच्छी तरह तैयार करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।